दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मात्रिक छंद के बारे में तथा छंद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम वाणिज्य छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण छंद हैं और उनसे अलग तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसी को हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे छंद के अंतर्गत वाणिज्य छंद के बारे में। किसके बारे में? तो वाणिज्य छंद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि वाणिज्य छंद के अंतर्गत वर्ण अर्थात अक्षर को गिना जाता है। तो वर्ण अथवा अक्षर को गिना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले छंद है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पहला छंद है यहाँ पे अनुष्टुप। अनुष्टुप की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अनुष्टुप जो होता है इसके प्रत्येक, देखिए सामने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक छंद में क्या होते हैं। तो प्रत्येक छंद में चार पाद होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुष्टुप में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या होती है 8। प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 8 वर्ण पाए जाते हैं। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण पाए जाते हैं और कुल वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? यदि हम देखें यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या, तो देखिए, एक यदि पहले पद में 8 वर्ण है तो कुल 4 पद होते हैं। पहले पाद में 8 वर्ण है तो 8 गुणे 4 यानी 8 चौक के 32 वर्ण हो गए। ठीक। तो अब इस बात को हमको ध्यान में देना है कि परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है। डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि अनुष्टुप छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो अनुष्टुप वर्ण में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है, लेकिन प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं। ठीक। अब इसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे जो छंद है उसका नाम है इंद्रवजा। देखिए, इंद्रवजा, यहाँ पे हम कुछ छंदों के लक्षण भी याद करते आएंगे। इनके लक्षण से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, लक्षण को ध्यान में रखना होगा। देखिए क्या है, स्यादी इंद्रवजा, यदि तो जरूर, यदि तो जरो, ये इसका लक्षण है। यानी इंद्रवजा जो छंद है, इस छंद में जो है कौन कौन से, इस छंद में जो है
इस छंद में तो आ जाएगा हमारा जो गण है, गण के हिसाब से देखेंगे हम यहाँ पे, तो ज त ज और उसके बाद से डो। इस प्रकार का हमें यहाँ पे क्या है, तगड़ तगड़ जगड़, फिर क्या हो जाएगा हमारा, डो आ जाएगा। यानी हम कितने छंद बताए थे, 8 बताए थे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 लगा, यहाँ पे गा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तजड़ तजड़ जजड़ और गा जो लगा वाला आता है, यहाँ पे गा हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या तजड़ में हम देखेंगे तो तजड़ में क्या जाएगा, यहाँ पे यह माता राज भान सलगा, यहाँ पे देख लेंगे हम, एक सूत्र आता है, उसी के अनुसार हम मात्रा डिनोट करेंगे। यह माता राज भान सलगा, तो देखिए इसी के अनुसार हम मात्रा यानी क्या है, यहाँ पे तगड़ है, तो तगड़ में क्या हो जाएगा, ता राज, यानी हमारा 3 वर्ण लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला गुरुवर्ण है, फिर उसके बाद से फिर भी गुरुवर्ण है, उसके बाद क्या लघु है, यानी गुरु और लघु। उसके बाद से दूसरे में फिर हम देखेंगे तो यही कंडीशन है। और ज वाले में क्या है, जगह जबान, यानी ज क्या है हमारा लघु है, उसके बाद दीर्घ है, गुरु है, और उसके बाद से लघु है, फिर उसके बाद से ये क्या है, दीर्घ है, ये भी क्या है, दीर्घ है। तो इस प्रकार यदि क्रम मिलता है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा छंद है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार यदि ये छंद मिलता है तो यहाँ पे कौन सा छंद होगा, इंद्रवजा छंद हो जाएगा। इसके प्रत्येक पाद में हमको ये चीज, ये काउंटिंग के समय ध्यान देना है। मेन चीज इसका क्या है, तो मेन चीज यहाँ पे है, इसके प्रत्येक पाद में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 44 वर्ण हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसको एक बार समझ लीजिए दोबारा। वार्णिक छंद के अंतर्गत पहला हम छंद देखेंगे अनुष्टुप। अनुष्टुप में प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं, और यही पूछा जाता है कि कुल वर्णों की संख्या पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे 32 होता है। यही इंपॉर्टेंट है, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इंद्रवजा में देखेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है, स्यांद्री स्याद इंद्रवजा आदि तौ जजो गह, यानी इसमें जो गण होता है ज यानी इसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो ये मात्राओं की काउंटिंग के समय ये आएगा। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न जो पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक पाद में वर्ण कितने हैं, क्योंकि हमको वर्ण देखना है। तो प्रत्येक पाद में जब वर्ण की बात हम करेंगे तो 11 वर्ण हो जाएंगे, और कुल वर्णों की संख्या पूछता है यही प्रश्न में, तो कुल वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक, बात करेंगे फिर यति की, तो यानी इन छंदों में जो यति होता है वो लास्ट में होता है, लास्ट में यानी पाद के अंत में यति पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से हम ये अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंद्रवजा के बाद। देखिए हमें वही चीज पढ़ना है जो परीक्षा में आए, बाकी हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्राइमरी और जूनियर लेवल परीक्षा में
इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उपेंद्र उपेंद्र वजा। उपेंद्र वजा के बारे में, उपेंद्र वजा छंद जो है उपेंद्र वजा उपेंद्र वजा। अब इसके बारे में जो पढ़ना है तो उपेंद्र वजा में क्या होता है कि इंद्र वजा के बाद उपेंद्र वजा है, और उपेंद्र वजा के प्रत्येक पाद में भी क्या होता है इसका देखिए, इसका पहले हम लक्षण नोट कर लेंगे, क्योंकि लक्षण से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो उपेंद्र वजा देखिए लक्षण, इसको ध्यान में आप कई बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। उपेंद्र वजा जत जत जस्तरो जास्त तो गो। ये इसका लक्षण है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे उपेंद्र वजा में जो है ज ज ज त ज ज ज, यहाँ पे देखिए ज है, त है, फिर ज है, उसके बाद से तो यहीं पे हम यहाँ पे कौन सा गण हो जाएगा, गण के दृष्टि पे हम देखेंगे तो ज त फिर ज त ज, फिर उसके बाद से ग ग। यदि इस प्रकार का तो क्रम बनता है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा छंद, उपेंद्र वजा हो जाएगा। यहाँ पे हम पाद की बात कर लें, यहाँ पे पाद की बात कर लें तो प्रत्येक पाद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण इसमें भी होते हैं। देखिए एक चीज वहां पे नोट में भूल गए हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, और उसके बाद से कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी 44। देखिए तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कहने का मतलब देखिए यहाँ शुरुआती जो वर्ण होगा और जो मात्रा होगी वो कौन सा होगा, तो लघु वर्ण हो जाएगा। शुरुआती मात्रा पहला वर्ण हमेशा लघु होगा। यहाँ छंद में पहला वर्ण हमेशा लघु होगा, पहला वर्ण हमेशा लघु होगा। और एक चीज वहां पे हम छूट गया था, देखिए जबकि यहाँ पे लिख लेंगे नोट, जबकि इंद्र वजा में इंद्र वजा में पहला वर्ण हमेशा दीर्घ होगा। ठीक, देखिए कैसे कैसे यहाँ पे ज है, तो यदि हम ज तो क्या लिखते हैं, जजड़। यदि हम जजड़ लिखेंगे तो जजड़ है, तो जजड़ यदि उस हम सूत्र में देखेंगे गढ़ वाले सूत्र में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या माता राज भान सलगा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो या माता राज भनगा, तो राज भनगा यानी आएगा यहाँ पे क्या, या माता राज भान सलगा। तो देखिए यहाँ पे ज क्या है, यहाँ पे ज लघु वर्ण है, फिर दीर्घ है, फिर लघु है। यहाँ पे त भी है, तो या माता राज भान सलगा, ये तो
अलग है। इसके बाद यहाँ पे जब दूसरा वाला पद में भी देखेंगे तो वहां पे भी लघु वर्ण आएगा एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपेंद्र वजह हो जाएगा। ठीक, यानी उपेंद्र वजह की पहचान यही होती है कि प्रत्येक चरण में या छंद में पहला हमेशा पहला वर्ण यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट, नोट में यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ छंद में छंद में प्रत्येक पाद का पहला वर्ण यहाँ छंद में प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा लघु होगा, जबकि जबकि इंद्रवजा छंद में प्रत्येक पाद का प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इंद्रवजा छंद में प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि उपेंद्रवजा और इंद्रवजा हो गया। अब इसके बाद से लास्ट है एक विषम, नहीं ठीक, इसके बाद से तीसरा है उपजाति। उपजाति में हम क्या देखेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या है, उपजाति में है जो उपजाति में प्रत्येक पद इसमें भी क्या होता है, प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या भी इसमें भी क्या होती है, कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। यहाँ पे एक चीज है कि इस छंद में इसमें पहला वर्ण देखिए, इसमें लिख लेंगे कि इसमें पहला वर्ण लघु स्वर, पहला वर्ण गुरु या लघु स्वर वर्ण कोई भी हो सकता है। इसमें पहला वर्ण गुरु या लघु स्वर वर्ण कोई भी हो सकता है। अब ऊपर थोड़ा सा हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि उपेंद्रजा में जो है
प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ छंद में प्रत्येक पाद का पहला पहला जो वर्ण है, पहला वर्ण, प्रत्येक पाद का पहला वर्ण वो हमेशा क्या होता है? लघु होता है। लेकिन इंद्रवजा में हम छूट गया था, बताना भूल गए थे। इंद्रवजा में प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा क्या होता है? तो दीर्घ होता है। ठीक, प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। और उपेंद्रजा में क्या होता है कि पहला प्रत्येक पाद का पहला वर्ण हमेशा लघु होगा। उसके बाद से उपजाति में प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। और उसके बाद से कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इसमें पहला वर्ण गुरु या लघु कोई भी हो सकता है। गुरु या लघु स्वर वर्ण कोई भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। ये इंद्रवजा और उपेंद्रजा का मिश्रित रूप है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, अर्थात यहाँ पे देखिए, इसका छूटा हुआ हम ऊपर लिखते हैं। अर्थात 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 जिसका जिस छंद का कोई जिस अर्थात जिस छंद का कोई एक, दो या तीन चरण, तीन पाद, जिस छंद का कोई एक, दो या तीन चरण इंद्रवजा का तीन चरण का जिस छंद का कोई एक, दो या तीन चरण इंद्रवजा का हो, तीन चरण इंद्रवजा का जिस छंद का कोई एक, दो या तीन चरण इंद्रवजा का और कोई एक, दो, तीन चरण, कोई एक, दो, कोई एक, दो या तीन चरण इंद्रवजा का कोई एक, दो या तीन चरण तीन चरण उपेंद्रजा का हो, उपेंद्रजा का हो, तो ऐसे छंद को ऐसे मिश्र छंद को उपजाति छंद कहते हैं। यह छंद यह छंद उपेंद्रजा और इंद्रवजा का मिश्रित रूप है। मिश्रित स्वरूप है।
यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें किसी भी पाद में इंद्रवजा वजा तो किसी पाद में उपेंद्र वजा होता है, उपेंद्रजा होता है। देखिए इसमें किसी भी पाद में इंद्रवजा तो किसी भी पाद में उपेंद्रजा छंद होता है, अर्थात नोट में यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्रथम वर्ण गुरु वर्ण हो तो प्रथम वर्ण गुरु वर्ण हो तो इंद्रवजा तथा लघु वर्ण हो तो उपेंद्रजा और यदि मिश्रित रूप हो तो मिश्रित रूप हो तो उपजाति होता है, उपजाति छंद होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमने बताया था कि उपजाति में उपेंद्रजा और इंद्रवजा दोनों छंद का मिश्र रूप होता है, और इसी चीज को हम इतना डिटेल से लिखे हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक इंद्रवजा हो चाहे उपेंद्रवजा हो या उपजाति हो, तीनों के प्रत्येक पाद में 11 मात्राएं होती है। यदि कुल 11 वर्ण होते हैं और यदि तीनों के कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो तीनों में 44 वर्ण पाए जाते हैं। यदि चारों को मिला दिया जाए, यदि प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो तो चारों को मिला दिया जाए, चारों पाद को, तो कितने हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। यानी इंद्रवजा में भी कुल 44 वर्ण होते हैं, उपेंद्रजा में भी कुल 44 वर्ण होते हैं और उपजाति में भी कुल 44 वर्ण होते हैं। अंतर बस उतना ही होता है कि इंद्रवजा में जो चरण का पहला वर्ण होता है वो लघु जुरु स्वर वर्ण होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें उपेंद्रजा में होता है जो छंद या पाद का जो पहला वर्ण होता है वो लघु होता है, लघु स्वर वर्ण होता है। और इसके बाद से हम उपजाति में देखेंगे तो उपजाति में कोई निर्धारित नहीं होता है। पहला पाद, दूसरा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों इंद्रवजा हो सकते हैं और चौथा चरण उपेंद्रजा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कोई एक उपेंद्रा हो जाए, तीनों उपेंद्रा हो जाए और कोई एक चरण चौथा क्या हो जाए? इंद्रवजा हो जाए। यानी ये उपेंद्रजा और इंद्रजा का मिश्रित रूप होता है। उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, अर्थात जिस छंद का कोई एक या दो, जिस छंद का कोई 1, 2 या 3 चरण
चरण इंद्रवजा का हो और कोई 1 2 या 3 चरण उपेंद्रजा का हो, किसका हो, उपेंद्रजा का हो, तो ऐसे मिश्र छंद को क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रित छंद को क्या बोलते हैं, मिश्रित लिख ले यहाँ पे हम मिश्रित, ऐसे मिश्रित छंद को हम उपजाति कहते हैं। यह छंद यहाँ पे क्या है, यह छंद जो है उपेंद्रजा और इंद्रवजा का मिश्रित रूप है। क्या है, मिश्रित रूप है। उसके बाद से हम देखेंगे तीसरी लाइन जो क्या कह रही है, इसमें किसी भी पाद में इंद्रवजा तो किसी पाद में उपेंद्रजा छंद होता है। यानी क्या है कि इसमें किसी भी पाद यानी चरण में किसी भी पाद में इंद्रवजा तो किसी पाद में उपेंद्रजा छंद भी होता है, उपेंद्रजा छंद भी होता है। अब उसके बाद से यहाँ पे नोट में हम देखेंगे कि नोट में क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रथम वर्ण गुरुवर्ण हो तो इंद्रवजा हो जा, तो छंद कौन सा हो जा, इंद्रवजा छंद हो जा। यदि प्रथम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ण गुरुवर्ण हो तो इंद्रवजा छंद, तथा लघु वर्ण हो, पहला वर्ण क्या हो, लघु हो, तो क्या हो जाएगा, उपेंद्रवजा वर्ण हो, उपेंद्रवजा छंद हो जा। और यदि मिश्रित रूप हो तो उपजाति छंद हो जा, ठीक ना। मिश्रित रूप रहेगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रित रूप हो तो उपजाति छंद हो जा, ठीक ना। इतनी बातें यही महत्वपूर्ण है। यानी हम तीनों में अंतर देख लेंगे। यदि पहला प्रथम वर्ण क्या हो, गुरुवर्ण हो तो इंद्रवजा हो जाएगा। प्रथम वर्ण यदि लघु वर्ण हो, लघु स्वर वर्ण हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपेंद्रजा हो जाएगा। यदि दोनों का मिश्रित रूप हो तो उपजाति हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो दोनों में 44 वर्ण होते हैं, ठीक ना। ऐसे डिफाइन करना आसान नहीं होगा, लेकिन जब उसको हम मात्रा की काउंटिंग करेंगे, तो मात्रा की काउंटिंग कैसे करेंगे, तो यह मात्रा राजभान संज्ञा के माध्यम से ही हम उसके मात्राओं की गिनती करेंगे, पता करेंगे कौन सा वर्ण है, लघु स्वर वर्ण है कि दीर्घ स्वर वर्ण है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद से उपजाति के बाद वंशथम एक छंद है। वंशथम के बाद हम वंशथम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वंशथम जो छंद है, इस छंद का सूत्र है जतो तू। इसका जो लक्षण है, वो लक्षण है कि जताओ तू वंशस्थ मुद्रित जरो। यानी यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे जताओ यानी ज त वर्ण, यहाँ पे ज और र वर्ण। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गण व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज त ज फिर र आदि का क्रम हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वंशतम छंद हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ण किसके रूप में हो जाए, तो वर्ण व्यवस्था किसके रूप में हो जाए, वर्ण जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ के रूप में हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होती है। प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी
48, 48 वर्ण हो जाएंगे। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। वंशतम। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे एक और छंद आता है जिसका नाम है, देखिए हमने अनुष्टुप, अनुष्टुप, उपेंद्रजा, इंद्रवजा, उपजाति पढ़ लिए, मतलब 4 पढ़ लिए। 5वें नंबर पे हम देख लिए ये वंशतम। 6वें नंबर पे हम बात करेंगे, 6वें नंबर पे द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम। ये द्रुत विलंबितम एक छंद है। इस छंद के बारे में हम देखेंगे। इस छंद के प्रत्येक पाद में भी क्या होती है? 12 मात्राएं होती हैं, सॉरी 12 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या 48 होती है। ठीक, लेकिन इसका सबसे पहले हम लक्षण देख लेंगे। तो इसके लक्षण जो है द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम मानवोध, मानवो धरो, नवो भरो, ये इसका लक्षण है। यानी यहाँ पे गण व्यवस्था के रूप में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गण व्यवस्था के रूप में न, भ और र हो जाएगा। यानी यहाँ पे वर्ण किस क्रम में पाए जाएंगे? ये वर्ण क्रमशः किस रूप में पाए जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे न, भ, फिर र, यानी नजर, यमाता, राजभान, सलगा, नजर, भजड़, रजड़ के रूप में पाए जाएंगे। यहाँ पे पाद के बारे में हम बात करेंगे तो प्रत्येक पाद में भी इसमें भी क्या होता है? प्रत्येक पाद में कुल 12 वर्ण होते हैं तथा कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48 वर्ण। ठीक ना? देखिए यहाँ यहाँ देख लेते हैं, यानी वंशतम में क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या होते हैं? 12, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48। यही प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे जो वर्ण का क्रम होता है, वर्ण कैसे होता है? तो वर्ण जो होता है यहाँ पे जजड़, तजड़, जजड़, रजड़ के रूप में होता है। यहाँ पे जो वर्ण होता है वो किस क्रम में होता है? तो नजड़, भजड़, भजड़, फिरजड़ के रूप में होता है। यहाँ प्रत्येक पाद में 12 मात्राएं होती है और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे, बस यहाँ से अंतर कैसे हो जाएगा? ये 12 12 48 मात्राएं होगी, इसमें भी 12 48 होगी। उसके बाद से एक और है मालिनी, सॉरी बसंत तालिका, बसंत तालिका नहीं, भोजन पर्याप्त, भोजन पर्याप्त में भी 12 मात्राएं होती है, 3 आते हैं। तो वसंत, वंश, स्तंभ, द्रुत, विलंबित, इस तीनों में मात्राएं तो सेम है, लेकिन पकड़ इनका कैसे होगा? तो वर्ण क्रमशः इसी रूप में आएंगे, इसी क्रम के अनुसार आएंगे। तो आप समझेंगे क्या है? वंशतम है, द्रुत विलंबित है। उसके बाद से हम बात करेंगे तीसरा। यहाँ पे एक छंद है जिसका नाम है भुजंग पर्यातम, भुजंग पर्यातम, भुजंग पर्यातम। और भुजंग पर्यातम में हम ध्यान देंगे
इस छंद में तो पांचवा छठवां ये 7वें नंबर पर है, ये 7वें नंबर पे छंद है। तो इसका जो लक्षण है, इसका लक्षण क्या है कि भुजंग पर्यात चतुर्भिकी एकाकारे, भुजंग पर्यात भुजंग पर्यातम भुजंग पर्यातम चतुर्भी चतुर सॉरी चतुर्भी कार्य कार्य चतुर्भी कार्य। यहाँ पे जो वर्ण क्रम होता है, यहाँ पे जो वर्ण क्रम वर्ण का क्रम किस रूप में आएगा, यहाँ पे वर्ण प्रत्येक पाद में 12 यण होते हैं, प्रत्येक पाद में 12 होते हैं। यहाँ पे केवल य आएगा, चतुर्भी कार्य, चतुर्भी कार्य यानी क्या कहने का मतलब चतुर्भी। और देखिए यहाँ पे छूट गया है यही सेंटेंस थोड़ा सा, चतुर्भी तो यही है इसका सूत्र। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये य है, ये य 4 बार आएगा, यानी ये य क्या आएगा, यदि 4 बार आता है यानी कहने का मतलब क्या है कि यजड़ यजड़ यजड़, यदि इस प्रकार का जो पाद में यदि क्रम रहता है वर्णों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजंग पर्यातम छंद हो जाएगा। यानी प्रत्येक पाद में इसके कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक पाद में 12, प्रत्येक पाद में मात्रा में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है 48 वर्ण है। लेकिन अंतर की कैसे है, तो अंतर बस हम यही देखेंगे कि अंतर जो है क्रम के अनुसार हो जाए, ठीक ना, वर्णों का जो क्रम हो जाए वो किसके अनुसार है, उसी की वजह से इसमें डिफरेंस पता चल पाएगा। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पर एक छंद है जिसका नाम है बसंत तालिका। बसंत तालिका बसंत तालिका और इस बसंत तालिका छंद के अंतर्गत हमें देखना है लक्षण इसका। पहले तो लक्षण में है उठता बसंत तालिका तब जा, उठता बसंत तालिका बसंत तालिका तब झा जजो ढ, तब झा तब जा जजो जजो रह, ठीक। तो यही इसका लक्षण है। इसमें वर्ण क्रम देखा जाए, यदि वर्ण क्रम के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्ण क्रम का क्या यहाँ पे वर्ण क्रम है तब यहाँ पे देखिए वर्ण क्रम क्या है, तो भ ज ज ड, यानी यहाँ पे वर्ण क्रम क्या है, तो यहाँ पे वर्ण क्रम है तो फिर या माता राजभान संज्ञा के अनुसार हम फिर डिफाइन कर लेंगे, ज फिर ज और उसके बाद से फिर क्या है ड, यानी ज और ड, यानी यही इसका वर्ण क्रम है। और यहाँ पे प्रत्येक पाद में वर्णों की प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी,
तो प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या 14 वर्ण है, 14 वर्ण होते हैं। और कुल वर्णों की संख्या यदि हम देख लें तो कुल वर्णों की संख्या 14 चौका 56 वर्ण हो गए। ठीक, तो इस प्रकार हम यहाँ पे भुजंग पर्यायत्म छंद में क्या देखे कि य के वर्ण क्रम यगड़ यगड़ के रूप में आएगा, यानी प्रत्येक पद में 12 वर्ण और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल वर्णों की संख्या 48 हो जाएगी। ठीक, बसंत तालिका में देखेंगे कि उक्ता बसंत तालिका तबजा जगह, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे वर्ण क्रम त भ ज ज ज ज के रूप में आएगा, यानी प्रत्येक पाद में कितने 14 वर्ण हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी है 56 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है 56। तो परीक्षा में हमसे डायरेक्ट यही कुल वर्णों की संख्या पूछेगा। यदि उसकी मात्रा गिनने के लिए देगा यानी अंतर दे दिया तो अंतर उसी तरह डिफाइन कर पाएंगे जब वर्ण क्रम हमें याद रहेगा। ठीक ना, वर्ण क्रम के बारे में हमको ध्यान यदि नहीं है तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, इसलिए हम जो चीज जरूरी है परीक्षा में, परीक्षा के लिए उसी चीज को हम यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी हम बाद में देखेंगे। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट छंद है 9वें नंबर पर, बसंत तालिका के बाद जो है ये छंद है जिसका नाम है मालिनी। 9वें नंबर पे है क्या, मालिनी। देखिए ये छंद अभी उत्तराखंड टेट ने पूछा था, तो मालिनी के बारे में देख लेंगे हम। मालिनी मालिनी का जो लक्षण होता है, मालिनी का जो लक्षण है, देखिए इसका जो लक्षण है नमय नमय ये तो नमय नमय या तेयम, उसके बाद से मालिनी मालिनी भोजी भोजी लोटय भोजी लोटय। तो ये इसका क्या है लक्षण है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका वर्ण क्रम क्या है। तो यहाँ पे वर्ण क्रम जो है न न न म य है। वर्ण क्रम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे न म य है। एक मिनट, न म य यहाँ पे देखिए एक चीज और छूटा हुआ है, यहाँ पे 2 बार न रहेगा, यानी न न म य और य, यही क्रम रहेगा यहाँ पे वर्णों के क्रम का। पाद की संख्या पूछेंगे, प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या कितनी है, तो 15 वर्ण होंगे। इसलिए कुल वर्णों की संख्या जब हम बात करेंगे तो कुल वर्णों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 60 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे मालिनी हो गया। अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट शिखारणी और मधुक्रांता। देखिए शिखारणी में एक छंद आता है
उसको हम साथ में लिखेंगे तो सही रहेगा। देखिए इसको हम देख के मिटा देते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कि वर्ण क्रम में न न न म य आएगा, यानी नजर नजर मजर यजड़ यजड़। इसके बाद यहाँ पे प्रत्येक पाद में 15 मात्रा और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 60 हो जाएगी। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट दसवें दसवें छंद के। दसवें छंद की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो दसवें छंद में देखेंगे तो 10वां नंबर जो छंद है उसका नाम है एक का नाम है शिखरणी। शिखरणी शिखरणी नाम है। और इस शिखरणी का सूत्र है, इस शिखरणी का लक्षण है कि रसय रसय रुद्रेश छिना, रसय रुद्रेश छिना छिना यमन सबला यमन यमन सबलाम सबलाम ग शिखंडी ग शिखंडी। देखिए ये थोड़ा सा लक्षण जो है याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन जब इसको हम बार बार केवल देखते रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। यानी इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, सॉरी इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें वर्णों की संख्या कुल होती है 17 वर्ण होते हैं। और 17 वर्ण होते हैं, इसमें यति भी आ जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर पे, तो यहाँ पे यति आ जाता है। और यहाँ पे वर्ण जो होता है, यहाँ पे यमनस भल यमनस। यहाँ पे देखिए वर्ण क्रम हम देखेंगे। यहाँ पे वर्ण तो देखिए यहाँ पे क्या है, य म न सजड़ न, फिर उसके बाद से भजड़। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे य म न स भ यमनस भ और उसके बाद से ल आ ड ये वर्ण क्रम हो जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि वर्ण क्रम के बाद इसमें प्रत्येक पाद में क्या होता है? प्रत्येक पाद में देखिए इसमें पाद में क्या हो जाए, तो यहाँ पे इसमें 6 + 11 यानी 17 वर्ण होते हैं। 6 यानी 11 17 वर्ण। कुल वर्णों की संख्या यदि हम देख लें तो 17 चौका 68 वर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज 6 11 यानी 17, 6 पर और 11 पे क्या हो जाएगा? यति हो जा, यानी पाद में क्या हो जाएगा? प्रत्येक पाद में 6 और 11 में यति हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यति के लिए क्या लिख सकते हैं कि शिखरणी 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 में क्या में रस 6 और रुद्र 11, रस 6 और रुद्र 11 वर्णों पर, रस 6 और रुद्र 11 वर्णों पर यति होगी, ठीक ना? यति किस पर होगी? तो 6 11 पर यति होगी, ठीक ना?
यति यहाँ पे होगी। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर पे। यहाँ पे यति, बात करेंगे 11वें नंबर पे जो है मदक्रांता, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता। तो इस छंद के हम देखेंगे इसके बारे में 11 नंबर पे। तो इस छंद में भी क्या है, इस छंद में वर्णों की संख्या सेम होती है, यानी इसका लक्षण हम जब देखेंगे, लक्षण, इसका लक्षण की बात करेंगे तो मध्यकांत्रा, यहां से लक्षण हम देख लेंगे इसके। तो मध्यकांता, मध्यकांता, जलधि, जलधिषड, जलधिषड, डैम्बो, जलधिषड, डम्भो। उसके बाद से नतो, ताप, गुरु, चेतक, नतो, ताद, गुरु, चेत। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसका लक्षण है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें जो है म, भ, न, तो जो देखिए यहाँ पे इसका वर्ण क्रम क्या आएगा, वर्ण क्रम की बात कर लें तो ये वर्ण क्रम म, भ, न, म, भ, न, उसके बाद से त, ज, और उसके बाद से फिर ग। यहाँ पे मध्यकांता में प्रत्येक पाद में क्या होता है, यहाँ प्रत्येक पाद में 4 + 6 + 7 बराबर 17 वर्ण हो जाएंगे। और कुल वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, अड़सठ वर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे हम नोट में बात कर रहे हैं कि यति कहाँ कहाँ पे होगी। तो मध्यकांता में यति, अम्बुद, अम्बुद, अम्बुधि में 4, उसके बाद से अम्बुधि में 4, रस में 6, और उसके बाद से नज में 7 पर यति होती है, नज पर 7 पर यति होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे शिखंडी यानी वर्ण क्रम में य, भ, न, स, भ, ल, ये वर्ण क्रम है, और इसी वर्ण क्रम के अनुसार शिखंडी होता है। यहाँ प्रत्येक पाद में कितनी 17 वर्ण है, और ये यहाँ पे जो है 6 + 11 पर यति होता है। और कुल वर्णों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे कुल वर्णों की संख्या जो है 68 है। उसके बाद से हम बात करेंगे यति शिखंडी में रस 6 पर और रुद्र 11 पर वर्ण यति हो जाएगा। उसके बाद से मध्यकांता में हम देखेंगे कि मध्यकांता में भी क्या होता है, वर्ण क्रम जो है
म, भ, न, त, द, ज, ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्येक पाद में कितनी यहाँ पे 17 वर्ण है, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण है, 17 वर्ण है। यहाँ पे कौन सा यति हो जाएगा, तो यहाँ पे वह 4, 6, 7 पे यति हो जाएगा। कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या जो है यहाँ पे कितनी है, कुल वर्णों की संख्या यहाँ पे 68 है। और उसके बाद से यति अम्बुत, अम्बुत कितने 4 पे, रस 6 पे और नग 7 पे क्या होता है, यति होता है। ठीक, यति की बात कर ले, तो यानी ये हमें ध्यान देना है कि मतक्रांता में भी 17, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और शिखरणी में भी 17 वर्ण होते हैं। ठीक, शिखरणी में भी 17 वर्ण होते हैं और वर्ण मतक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं। ठीक, इनके में भी कुल वर्णों की संख्या 68 होती है और इनके में भी सब कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 68 होती है। लेकिन अंतर फिर क्या होता है, तो अंतर होता है कि इसमें 6 और 11 पर यति होता है, यानी यति को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 और 11 पर यति होता है और इसमें यति कहाँ पे होता है, तो 4 पे पहले हो जा, फिर 6 पे हो जा, फिर 7 पे यति हो जा। अब ये 4 और 6 किस क्रम पे निर्धारित करेंगे, तो ये 4 और 6 वर्ण क्रम पे आधारित जो ये माता राजभंश संज्ञा जो गण व्यवस्था है उस पे निर्धारित करेगा। यहाँ पे भी यम न स जो है 6-11 का यति जो है ये माता राजभंश संज्ञा पे ही निर्धारित करेगा। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे 12वें नंबर छंद की। तो उस छंद का नाम है हिरणी, हिरणी छंद है। हिरणी छंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हिरणी छंद, इस छंद का जो लक्षण होता है, इस छंद का लक्षण जो है इसका नाम है रस युगो। रस युगो, सॉरी, रस युग, रस युग हरयांशो, हरयांशो मौ मौ मरौ। उसके बाद से स्लो जो यदा हिरणी तदा, स्लो जो, स्लो जो यदा हिरणी तदा, यदा हिरणी तदा। तो उसके बाद से यहाँ पे हम वर्ण क्रम की बात करेंगे। तो वर्ण क्रम क्या हो जाएगा, वर्ण क्रम न स म, न स म र स ल ज, स ल और ड। देखिए न स, देखिए यहाँ स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम लोग। तो न स म र दो है यहाँ पे और स ल ग, यही इस यहाँ का वर्ण क्रम हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे प्रत्येक पाद में, पाद में वर्ण की संख्या। तो प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है, तो प्रत्येक पाद में वर्ण की संख्या इसमें भी कितनी होती है, 17 वर्ण होते हैं।
और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 68 हो जाएगी। और यहाँ पे जो वर्ण क्रम है, यहाँ पे जो पाद में यति की स्थिति कैसे हो जाएगी? यति की स्थिति कैसी रहेगी? तो 6 + 4 + 7, 6 + 4 + 7 इसका क्या हो जाएगा? 17 वर्ण। और उसमें हमने क्या पढ़ा था मध्यक्रांता वाला में कि 4 6 10। मध्यक्रांता वाले में हमने क्या पढ़ा था? 4 6 + 7, यानी उसमें भी 17 हो रहा था, इसमें भी 17 हो रहा है, लेकिन इसमें 6 पहले है, 6 पे पहले यति हो जाए, उसके बाद से 4 पे फिर 7 पे। और उसमें क्या था कि पहले 4 पे हो जाए, फिर 6 पे, फिर 7 पे। ठीक ना? तो इतनी बातें हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे यति किस पे हो जाएगी? रस पे 6, युग पे 4 और है पर 7, है 7 पर 7 वर्णों पर यति होती है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि रस वर्ण क्रम इसका क्या है? वर्ण क्रम जो है इसका न स म र स ल ज, ये इस क्रम में ये पाया जाएगा छंद। इसके प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो इसके कुल वर्णों की संख्या भी 68 है, और मध्यक्रांता में भी 68 है, सिखानी में भी 68 है। ठीक, पाद में यथा की स्थिति कितनी है? तो पाद में यति की स्थिति जो है 6 4 7, 6 4 7 की स्थिति कंडीशन है, यानी यहाँ भी 17 वर्ण होता है। उसके बाद से यति के अनुसार रस 6 पे युग 4 और है 7 पे यति हो जा, वर्णों पर यतियां होती हैं। ठीक ना? तो कहने का मतलब कि हमें ध्यान क्या देना है कि हिरणी में भी 17 और कुल वर्ण की संख्या 68 होती है। यहाँ पे यति किस पे होगी? 6 4 7 पे। और ये किसके अनुसार होगी? तो ये वर्ण क्रम व्यवस्था जो है माता राजभान सर्जा का कंडीशन है, उसी के आधार पे ये यति होगी। ठीक ना? तो इतनी बातें हम ध्यान दे लेंगे। अब इसके बाद से हम लास्ट बात करेंगे 13 नंबर छंद के। तो 13 नंबर पे बात करेंगे हम किस छंद है लास्ट में। एक छंद है सजराधा और देखिए एक छंद है, इसका नाम है सजधरा, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सजधरा के बारे में हम देखेंगे। तो इस छंद का जो लक्षण है, इस छंद का लक्षण क्या है? तो इस छंद का लक्षण है प्रभे प्रभने यारना
उसके बाद से त्रयण, और उसके बाद से क्या है, त्रिमुनि, त्रिमुनि यति योता, त्रिमुनि, त्रिमुनि यति यता, और उसके बाद से है षटधरा, षटधरा कीर्तितेयम, कीर्तितेयम, यानी ये इसका लक्षण है। और यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ण क्रम की। तो वर्ण क्रम क्या है, म र भ न य, म न, उसके बाद से भ, म न, म र भ न, य, य और य। देखिए देखिए त्रिमुनि, त्रिमुनि यहाँ पे क्या किया है, त्रिमुनि यहाँ पे देखिए, त्रिमुनि यहाँ पे य किया है, त्रिमुनि यानी 3 बार य आएगा, तो त्रिमुनि यानी 3 बार य आया है यहाँ पे। और उसके बाद से म र भ न, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्येक पाद में इसके कितनी मात्राएं होती हैं। ये सबसे बड़ा छंद है, इसके प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 7 + 7 + 7 बराबर 21 वर्ण। कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 84 वर्ण हो जाएगा। यह सबसे बड़ा छंद है। यहाँ पे देखिए चीज यति पहले देख लें, हम यति की बात कर लें तो यति कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए इस छंद में हम लिख लेंगे कि इस छंद में त्रिमुनि, यह त्रिमुनि जो है वर्णों पर 3 यतिया तथा कुल 21 वर्ण होते हैं। त्रिमुनि जो है यानी 7 7 7 वर्णों पर वर्णों पर 3 यतिया तथा 3 यति हो जाना 3 बार है तो 3 यतिया तथा 21 वर्ण होते हैं, तथा 21 वर्ण है। और यह सबसे बड़ा छंद है, लिख लेंगे यह सबसे बड़ा छंद है। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार कि लक्षण में इसका क्या है। ये लक्षण है और यहाँ पे वर्ण क्रम में म र भ न य 3 बार य है। और इसको हम वर्ण व्यवस्था गण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित करेंगे। प्रत्येक पाद में क्या है तो 7 7 का जो है ये 7 7 पर यति है और कुल 21 वर्ण है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 84 है।
उसके बाद से यति है, तो इस छंद में त्रिमुनि किस पे मतलब सात 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 पे यति हो रहा है, तो इसे त्रिमुनि नाम दिया गया है। त्रिमुनि पे त्रिमुनि वर्णों पर 3 यतियां हो रही हैं और 21 वर्ण है। यह सबसे बड़ा छंद है। क्या है यह सबसे बड़ा छंद है। यह सबसे बड़ा छंद है। तो इस प्रकार हम 13 छंदों के बारे में पढ़ लिए। अब एक लास्ट छंद है जिसका नाम है शार्दुल विक्रीडित। शार्दुल विक्रीडितम, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए बात करेंगे हम 14 नंबर पे। शार्दुल विक्रीडितम, शार्दुल विक्रीडितम, इसका लक्षण जब देखेंगे हम, तो शार्दुल विक्रीडितम का लक्षण जो है सूर्या सूर्या दी दी मद सजो सजो सत सत्सदगा शार्दुल विक्रीडितम, शार्दुल विक्रीडितम, यही इसका सूत्र है। यहाँ पे हम वर्ण क्रम देखेंगे इसका, तो 12 7 19 मसज मसजस वर्ण क्रम यदि हम देखेंगे यहाँ पे म स ज स और उसके बाद से त त ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि म स ज स त त ड। इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ प्रत्येक पाद में 12 7 19 यानी प्रत्येक पाद में 12 + 7 19 वर्ण हो जाए। कुल वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 1976 हो जाएगा। उसके बाद से हम यति की बात कर ले यहाँ पे, तो सूर्य 12 अश्व 7 वर्णों पर शार्दुल विक्रीडितम विक्रीडित छंद होता है। शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। छंद विक्रीडित में यति होती है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि शार्दुल विक्रीडितम छंद जो है इसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये इसका लक्षण है कि सूर्या सवेर यदि म सजौ सतजा शार्दुल विक्रीडितम, यानी यहाँ पे वर्ण क्रम जो म स त ज है
यानी प्रत्येक पाद में 12, 7, 19 वर्ण है। उसके बाद से कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 76 है। और यहाँ पे 12 और 7 पे क्या वर्णों पे क्या होता है, तो शार्दूल विकिडिति में यति होता है। तो इस प्रकार शार्दूल विकिडितम जो छंद है ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षा में यही पूछ लेगा कि प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पे यति होता है, कुल वर्णों की संख्या 76 होती है। तो इस प्रकार हम छंद के अंतर्गत वाणी छंद में जो महत्वपूर्ण छंद थे उसके बारे में अध्ययन किए। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।